आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में। मतलब कि जो एबॉर्शन किया जाता है, किस केस में एबॉर्शन लीगल होता है और किस केस में एबॉर्शन इलीगल होता है। भारत में एबॉर्शन को लीगल तरीके से किया जाता है, तो इस एक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जो फॉलो करके एबॉर्शन को लीगली किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम। इसमें देखिए पहला हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है आपका? सेफ एबॉर्शन सर्विस। मतलब कि जो हम एबॉर्शन करते हैं जिस भी लेडी का, वो पूरा सेफ तरीके से होना चाहिए। इस एक्ट का मेन मोटो है कि जो भी एबॉर्शन किया जा रहा है लीगली, उसको सेफ तरीके से किया जाए ताकि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दूसरा है लीगलाइज एबॉर्शन। जो एबॉर्शन का रूल्स रेगुलेशन है उसको एक बेहतरीन ढंग से बनाया जाए ताकि जो लीगल एबॉर्शन है उसको किया जा सके और जो इलीगल एबॉर्शन है उससे बचा जा सके। थर्ड है आपका प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब कि जो डॉक्टर्स जो एबॉर्शन करते हैं उनको प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट का मतलब अगर वो लीगल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इन केस वो इलीगल एबॉर्शन करते हैं तब तो उनके फंसने का चांस रहेगा, जेल भी जाना जा सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर वो लीगल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस लीगल को प्रूफ करने के लिए ये एक्ट उनको एक प्रूफ डॉक्यूमेंट्री देता है जिससे कि वो सेफ रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, इलीगल में नहीं फंस पाते हैं। ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें देखिए क्या है आपका? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, डिलीवरी के पहले ही उसको खत्म कर देना, तो उसे हम कहते हैं एबॉर्शन। ठीक है। तो ये एबॉर्शन लीगल इलीगल दोनों होता है। तो हमें इसमें लीगल चीजें जो है वो पढ़ेंगे और इलीगल क्या होते हैं उसके अपोजिट में वो भी हम जानेंगे। ठीक है। तो मेन इसका हो गया ये ऑब्जेक्टिव। कुछ इसमें वर्ड्स हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। पहला है इसमें गार्जियन। गार्जियन हम किसे कहेंगे? केयर टेकर ऑफ माइनर मेंटली इल वुमेन। केयर टेकर मतलब देख रेख करने वाला, किसका? माइनर का, और मेंटली इल पर्सन का। जिसमें है माइनर। माइनर का मतलब नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी। ऐसी वुमेन जिसको मेजोरिटी अभी अटेन नहीं की हो, मतलब कि उसको कुछ पता नहीं हो कि क्या चीजें कैसे हो रही है, मतलब कि मेच्योर अभी नहीं हुई हो। फिर है आपका मेंटली इल वुमेन। मेंटली इल वुमेन का मतलब होता है कि ऐसी वुमेन जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो। किसके लिए? अगर कोई उनको मेंटल डिसऑर्डर मतलब दिमागी अगर कोई बीमारी हुई है, तो उनको मेंटल का कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत हो, तो उसे हम कहेंगे मेंटली इल वुमेन। ठीक है। एक वर्ड इसमें और आएगा जिसको हम बोलते हैं मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड का मतलब क्या होता है? अंडर सेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 के 2C से बना हुआ एक उसमें बोर्ड बनता है, एक कमेटी बनी हुई होती है जिसमें डॉक्टर्स और कई सारे मेंबर्स होते हैं। पूरा एक बोर्ड बना होता है जो इस एक्ट के जरिए किसी भी एबॉर्शन को अप्रूव करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, तो वो एक बोर्ड बनाई जाती है। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मेडिकल बोर्ड। ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। कौन सी ऐसी प्लेस है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है। जहां पे डॉक्टर्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओनली, केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड या और मेंटेन्ड हॉस्पिटल। केवल गवर्नमेंट अप्रूव, जहां कोई भी ऐसा हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। मेंटेन्ड हॉस्पिटल का मतलब कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, मतलब कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कोई ऐसा प्लेस जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला हो, वहां पे ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। दूसरा क्या? अप्रूव प्लेस बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी होती है उसके द्वारा कोई भी प्लेस जहां पे अप्रूव किया गया है तो वहां पे भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में कौन कौन रहते हैं? जिसमें सीएमओ रहेंगे या डीएचओ। सीएमओ का चीफ मेडिकल ऑफिसर, डीएचओ का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। ठीक है। जो वहां के क्या होंगे?
चेयरपर्सन, चाहे ये और चाहे ये दोनों में से एक लोग वहां के चेयरपर्सन होंगे और उनके साथ 5 मेंबर और भी रहेंगे। 5 मेंबर में कौन कौन से रहेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, एनेस्थेटिक और लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो वहां के नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी हैं उनके साथ वहां पे काम करेंगे। तो एक पर्सन ये हो गए आपके और 5 मेंबर आपके ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस कहां पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। जो आपका ये एक्ट है, रूल्स रेगुलेशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और उसके साथ मिलके स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सहायक के रूप में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें एबॉर्शन लीगल तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है तो उस केस में क्या होगा, आपको वहां पे वन मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन, एक डॉक्टर से वहां पे उनका ओपिनियन रहना चाहिए कि हाँ ये लीगल है, आप इसका एबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन रहेंगी, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन कौन सा कंडीशन देखेगा, ये सब। जैसे पहले क्या है, रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन का वहां पे रिटन कंसेंट रहना चाहिए, या फिर कंसेंट ऑफ गार्जियन, जहाँ उनके जो गार्जियंस हैं, जो माइनर या इल पर्सन के जो गार्जियन रहते हैं उनका वहां पे कंसेंट रहना चाहिए। या फिर उसमें एक कंडीशन ये भी है, रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, उस प्रेगनेंसी से उस प्रेग्नेंट वुमेन को कोई प्रॉब्लम है, उसकी पूरी लाइफ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी वो वहां पे एबॉर्शन करा सकती है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव। तो ये सेक्शन 19 के तहत इसको प्रूफ किया गया है कि अगर वहां पे कंट्रासेप्शन से कंट्रासेप्टिव वहां पे फेल हो जाता है, इन केस उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहां पे एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिटन कंसेंट चाहिए होगा। ये नॉर्मली है कि 12 वीक से पहले हो सकता है, लेकिन जो दूसरा है आपका प्रेगनेंसी लेस देन 24 वीक्स, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको 2 डॉक्टर से चाहिए होगा, 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होगा। जहां पे यहाँ पे देखिए जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होगा। उसके साथ साथ इसमें कंडीशन है कि वो प्रेगनेंसी कास्ट बाय रेप, जो प्रेगनेंसी उनको हुई है वो रेप से हुई है, क्योंकि उससे क्या होता है मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है लेडी को, तो उनके पूरे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में भी एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए कोर्ट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको प्रूफ कराना पड़ेगा, कोर्ट वहां से अगर अप्रूव करेगा तो वहां पे आपका एबॉर्शन होगा। फिर आपका फोइटल एबनॉर्मलिटी, जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो उस केस में भी वहां पे एबॉर्शन हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गया आपका, ये जो है आपका ये पुराना वाला है। 2021 में जो आया है नया अमेंडमेंट, तो यहाँ पे उसको 20 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है, इसको 20 वीक्स कर दिया गया है, ये आपका 24 वीक्स है। अब जो लेटेस्ट में अभी आ रहा है जो आपका 23 है, इसमें क्या हुआ है कि अभी अक्टूबर, हाल में ही अक्टूबर 2023 में देखा गया कि एक लेडीज को प्रेग्नेंट थी वो, तो उनका जो बच्चा था वो लगभग 26 वीक का हो गया था, लेकिन उसका वेट जो है 1 किलोग्राम से कम था। अब उस बच्चे को तो वो पैदा नहीं कर सकती हैं क्योंकि उसमें पूरी तरीके से एबनॉर्मलिटी है। तो वहां पे एम्स ने एक नई गाइडलाइंस निकाली है जिसमें एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो उसको बियॉन्ड 24 वीक्स, मतलब कि 24 वीक्स से ज्यादा प्रेगनेंसी हो रही है तो वहां पे भी एबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, सेक्शन 5 के तहत उन्होंने कहा है कि लाइफ रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमेन, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को लाइफ का रिस्क है उस प्रेगनेंसी से, उस केस में एबॉर्शन हो सकता है। दूसरा है फोइटल एबनॉर्मलिटीज, तो जो आपका फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है लेकिन अप्रूव बाय मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड है उसको अप्रूव करेगी तभी, और जो अप्रूव करेगी वो सेक्शन 3 2B विथ रूल 3A ब्रैकेट में A और 1, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई जिस केस में बियॉन्ड 24 वीक्स में भी एबॉर्शन किया जा सकता है। अभी आपका ऑफिशियल गैजेट में अभी उस तरीके से नहीं आया है, लेकिन ये वाला जो है आपका ये ऑफिशियल गैजेट में प्रेगनेंसी एक्ट 2021 से आ गया है, ठीक है। और ये थोड़ी सी और कंडीशन इसमें ऐड कर दी गई है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वहां पे कि फोइटल एबनॉर्मलिटी अगर हो जाती है बियॉन्ड 24 वीक्स के बाद अगर पता चलता है
तो उस केस में भी एबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यही कंडीशन है कि उनको मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वहां पे हो पाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन जो किया जाता है प्रेगनेंसी का वो दो तरीके से किया जाता है, एक है आपका मेडिकल मेथड, एक है आपका सर्जिकल मेथड। मेडिकल मेथड जो मेडिसिन से किया जाता है और सर्जिकल मेथड जो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो सर्जन जो सर्जरी द्वारा करेंगे, सर्जन के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए और उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहनी चाहिए। और जो वहां पे असिस्ट कराएंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्जन के साथ असिस्ट कराते हैं, उनके पास लगभग 25 केस से ज्यादा वो असिस्ट कराए हों, तब ये उस केस को हैंडल करा सकते हैं इस सर्जन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटी वहां प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, अप टू 20 वीक्स, अगर 20 वीक्स में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो उस हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटी रहनी चाहिए। पहला है वहां पे लेबर टेबल होना चाहिए, जिसमें पेशेंट को लेटाते हैं हम, लेबर टेबल वो रहना चाहिए। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी रहनी चाहिए। अगर इन केस कोई पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर उस हॉस्पिटल में नहीं किया जा पा रहा है, तो जस्ट उसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जा सके, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहां पे रहनी चाहिए। फिर आपका स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट को हम स्टरलाइज करते हैं उसका वहां पे उसका इक्विपमेंट रहना चाहिए, जो ऑटोक्लेव होता है। रिससाइटेशन इक्विपमेंट रहना चाहिए, जिससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कराते हैं, वो इक्विपमेंट वहां पे रहना चाहिए। फिर आपका बैकअप फैसिलिटी ऑफ शॉक, अगर पेशेंट की बीपी लो हो गई है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, ब्लड प्रेशर उसका कुछ नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में हमको क्या देना पड़ता है, शॉक उसको देना पड़ता है, तो उसकी फैसिलिटी वहां पे रहनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सेफ एंड सेटिस्फैक्टरी हाइजीनिक कंडीशन, वहां पे जहां पे हम उसका टर्मिनेशन कर रहे हैं वहां पे सेफ और हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरी जगह वहां पे रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप टू 24 वीक्स, अगर हम 24 वीक्स में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो वहां पे क्या रहना चाहिए, आपको ओटी टेबल रहना चाहिए जिसपे हम पेशेंट का सर्जरी करते हैं। सर्जरी इक्विपमेंट रहना चाहिए, जिस इक्विपमेंट से हम सर्जरी करते हैं वहां पर पूरा उसका इक्विपमेंट रहना चाहिए। और ड्रग्स एंड पेरेंटल फ्लूइड्स, वहां पे जो इमरजेंसी दवाएं रहती हैं सर्जरी की वो रहनी चाहिए, और पेरेंटल फ्लूइड जो हम ड्रिप से देते हैं पेशेंट को आईवी से, तो वहां पे उसकी भी पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। और ये सारी चीज भी यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए, जो आपका स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट है, रिससाइटेशन इक्विपमेंट है, बैकअप फैसिलिटी है, सेफ सेटिस्फैक्टरी हाइजीनिक कंडीशन है, वो सारा चीज यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक आपका। नेक्स्ट एडमिशन रजिस्टर, तो हम इसमें एक एडमिशन रजिस्टर बनाते हैं जो आपका एमटीपी, इसी कहते हैं एमटीपी। ठीक है, एमटीपी रेगुलेशन 2003, जो 2003 में इसको अमेंडमेंट किया गया था, तो वहां पे एडमिशन रजिस्टर को जोड़ा गया है, जो फॉर्म 3 में पूरा उसमें लिखा जाता है कि क्या क्या चीजें उस पेशेंट का हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, 2003 के अमेंडमेंट के तहत फॉर्म 3 में हम एक रजिस्टर बनाते हैं जिसमें पेशेंट की सारी डिटेल्स नोट करते हैं, जिसमें क्या है, सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर से सीरियल नंबर 1 2 3 स्लैश करके 2023 लिख देंगे। अगर पुराना रहेगा जैसे कि लिखने के लिए 2019 2020 2021 2022 2030, जिस ईयर का रहेगा वो रहेगा, उधर उसके पास उसका नंबर रहेगा। ठीक है, इस तरीके का सीरियल नंबर रहेगा। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को पेशेंट हॉस्पिटल में आया वो हो जाएगा। वाइफ डॉटर ऑफ, या उनके पति ले गया तो उनके पति का नाम हो जाएगा, या उनके फादर ले गया तो उनको फादर का नाम हो जाएगा या मदर का नाम हो जाएगा। एज क्या है, रिलीजियन क्या है उनका, एड्रेस, रीजन, क्या रीजन है जिसपे वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहे हैं। डेट ऑफ टर्मिनेशन, किस डेट को टर्मिनेट किया गया है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस डेट को पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है। नेम ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर एक है तो एक लोग का, अगर दो है तो दोनों लोग का रहेगा। रिमार्क, अगर कोई रिमार्क है तो वो भी आप वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल्स वहां पे आप लिखेंगे। ठीक, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको लगभग 5 साल तक सेफ तरीके से रखना है। ठीक है, इस रजिस्टर को 5 साल तक आपको रखना है। और जो इसमें चीजें हैं वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसको किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपको नहीं देना है।
कोई भी ऐसे पूछने चले आए कि इनके बारे में बताइए कैसे क्या हुआ, तो आपको नहीं बताना है, क्योंकि वो किसी की लाइफ का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आपको केवल जो ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हीं के पास रहना चाहिए, उन्हीं की जानकारी में रहना चाहिए, और किसी के सामने इसको नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इस एक्ट का ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में, जिसमें है आपका पहला टर्मिनेशन बाय नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई भी प्रेगनेंसी बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो वहां पे एबॉर्शन करते हैं तो उस केस में जो भी किया रहेगा उसको 2 या 7 साल की जेल हो सकती है। दूसरा है अनअप्रूव्ड प्लेस, जहां पे एबॉर्शन हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, वो प्लेस अप्रूव ना हो तो भी वही उसको पेनल्टी लगेगी। तीसरा है आपका ओनर अनअप्रूव्ड प्लेस, जहां पे एबॉर्शन किया जा रहा है, वहां का जो ओनर है उस प्लेस पे अप्रूवल नहीं मिला हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो भी वहां पे, तो सबके लिए ये 2 साल से 7 साल की जेल, इसके बीच में जेल हो सकती है इन सभी ऑफेंसेस के लिए। ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज और है जिसका अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो जो शाह कमेटी थी उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया था 1964 में, ठीक है। 1964 में फिर वही रिपोर्ट को सही किया गया 1966 में, 71 में उसका इन्फोर्स में लाया गया, और 1972 में उसको ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दिया गया। ठीक है। फिर उसमें कई सारे चेंज किए गए 1975 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 13 में, फिर 20 में, फिर 21 में, और लास्ट आपका 23 में। मतलब कि जो जो हमें केस मिलते गए जिस हिसाब से, उनसे जो भी लेडी थी उनसे बात करके, जो कोर्ट का नोटिस था उसके हिसाब से दोनों में चेंज करके नए नए अमेंडमेंट लाते चले गए हैं। तो इस तरीके से इसका अमेंडमेंट था, और इस तरीके से पूरा आपका एमटीपी एक्ट पूरा होता है। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।